हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से मेरी वीडियो की हेल्प से ट्रेनिंग के साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है आपका फेज़र से रिलेटेड है। ठीक है, फेज़र डायग्राम या फिर कह सकते हैं हम लोग जो इससे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, आज उसी का मैग्नीट्यूड और एंगल के बारे में चर्चा करेंगे कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि उसी की वजह से फ्लक्स आ रहा है। और ये जो फ्लक्स है वो कुछ नहीं है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि स्पेस में स्टेटर और रोटर के बीच में ट्रैवल कर रहा है, अलग बदलते हुए मैग्नीट्यूड के साथ और बदलते हुए डायरेक्शन के साथ में। ठीक, तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाने से पहले आपको एक वर्ड मैंने कहा, वो कहा फेज़र। फेज़र, ठीक है, ये वर्ड आप लोगों ने पहली बार शायद सुना होगा। अगर यदि पहली बार सुना है तो मैं उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करने का प्रयास करूँगा, और अगर यदि किसी ने सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली फेज़र जो होता है वो एक रोटेटिंग वेक्टर होता है, रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप वेक्टर के बारे में तो शायद सुने होंगे ना, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, फिजिक्स में हम लोग को बताया जाता था। ठीक है, जिसको हिंदी में अदिश राशि, सदिश राशि बोलते थे। ठीक, तो वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो इसी से मतलब इसी वेक्टर को अगर हम लोग रोटेट करा दें, यार यहाँ पे देखो रोटेटिंग लिखा है, इसको रोटेट करा दें यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो कुछ नहीं, एक फेज़र बन जाएगा। अब ये पढ़ना क्यों नेसेसरी है सर? नेसेसरी इसीलिए है क्योंकि हम लोग 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का बात करें जिसमें हम लोग 3 फेज़ सप्लाई देते हैं, और चूँकि वो जो 3 फेज़ है वो अपने आप स्पेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और चूँकि उसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, और आमतौर पर हम लोग वोल्टेज को, करंट को और फ्लक्स को, या जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है सबको फेज़र के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है इस फेज़र को समझना कि बेसिकली फेज़र होता क्या है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फेज़र के बारे में, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैं बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप, एक मिनट मैं आपको फिगर से ही दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो फिगर 1 है और ये जो फिगर 2 है, ठीक है, आप लोगों के सामने मैं इसी चीज़ को बताना चाह रहा हूँ। यही है फेज़र। आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू कलर का जो सर्कल है, जिसमें आप मानो कि आपने क्या किया कि एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, उसके ऊपर में एक पत्थर को बांध दिया। ठीक, ये जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो एरो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो वैसा ही समझो कि ये एक आपका हमारे पास फेज़र है, ठीक है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मतलब कि ये एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है। ठीक, अब इसी पॉइंट के अराउंड ये जो पत्थर है वो रोटेट कर सकता है। तो रोटेट करने के बाद हमको कुछ एक सर्कल के ऐसा शो होगा ना। अब ये जो सर्कल जब हम लोग इसको मैप करते हैं, अब देखिए ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये हो गया आपका RHS राइट हैंड साइड में। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का जो पट्टी है या बोल सकते हैं एरो है, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है ग्रीन कलर में, उसी हिसाब से यहाँ पे हमको वेव डेवलप होता हुआ मिल रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो पट्टी है उससे रिलेटेड है ग्रीन कलर का वेव। ठीक है, जो ब्लू कलर का जो एरो है उससे रिलेटेड है ब्लू कलर का वेव, और जो रेड कलर का जो एरो है उससे रेड कलर का वेव है। ठीक, तो पहले हम लोग ग्रीन पे फोकस करते हैं क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो ग्रीन है, क्योंकि वही हमारा मेन फेज़र है। बाकी सब है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे ये 0 डिग्री के पॉइंट पे आएगा, इस पे नज़र डालिएगा। 0 डिग्री के पॉइंट पे आया, 0 डिग्री से फिर 90 डिग्री हुआ, 90 से फिर आपका 180 हुआ, 180 से फिर आपका जा करके 200
70 होगा, 270 से 360 होगा, तो उसी हिसाब से ये जो हमारा फेज़ है वो चलते रहेगा। अब इस फिगर को यहाँ पे टैली करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये इधर मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव कर रहा है, तो जैसे से ये इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो उसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। तो ये 90 डिग्री आया, यहाँ पे 90 डिग्री पहुँचा। अब देखिए ये धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगेगा, डिक्रीज़ कर करके यहाँ पे आएगा, तो डिक्रीज़ कर करके यहाँ पे आया 180 डिग्री। अब अगेन ये यहाँ से इंक्रीज़ करके नेगेटिव डायरेक्शन में ये यहाँ तक आएगा, ये 270 डिग्री आया। अब ये यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे इस फिगर में एनिमेशन के माध्यम से दर्शाया गया है। तो बेसिकली यही होता है फेज़र, और ये फेज़र हर चीज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। हर चीज़ मतलब हर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के लिए, जैसे कि करंट हो गया, वोल्टेज हो गया और फ्लक्स हो गया। तो आज हम लोग इसी चीज़ का यूज़ करेंगे अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिराइव करने के लिए ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट और थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा मेरा बात को, अब सुनिएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब हमने ग्रीन कलर की पट्टी की बात कर ली, सिमिलरली ये जो ब्लू कलर का जो पट्टी है छोटा सा, वो देख सकते हैं आप कि वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर पा रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मूव कर पा रहा है। ठीक, तो ये जो पार्ट है, मतलब जैसे से देखिएगा ग्रीन कलर का जो पट्टी है वो यहाँ से यहाँ तक चला, तो एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ। तो देखिएगा ये जो ग्रीन कलर का जो पट्टी है वो यहाँ पे था। ठीक है, तो ब्लू कलर का जो पट्टी है वो यहीं पे था। ठीक, जब ग्रीन कलर का पट्टी यहाँ पे आया तो ब्लू कलर का पट्टी थोड़ा सा छोटा हुआ। ठीक, फिर आपका जब यहाँ पे आया तो थोड़ा और छोटा हुआ, फिर यहाँ पे आया तो ये 0 हो गया होगा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, फिर इधर आया तो फिर थोड़ा अब इधर डायरेक्शन में बढ़ा, फिर अब इधर आया तो थोड़ा सा और इस डायरेक्शन में बढ़ा, फिर जब यहाँ पे आया तो सबसे बड़ा हो गया। इसी तरीके से ये ब्लू कलर का जो पट्टी है वो इसी लाइन में, इसी लाइन के अक्रॉस आगे पीछे मूव कर रहा है ना। ठीक, उसके बाद अब थोड़ा सा रेड पट्टी में बोल रहा हूँ बार बार, अब उसको एरो समझ लीजिएगा। ठीक है, और रेड वाला जो एरो है वो भी इसी तरीके से मूव कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मूव किया, मतलब कि ये जैसे जैसे मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया, अब ये यहाँ पे आया तो मैक्सिमम हो गया। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे नीचे आया तो ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया तो ये मैक्सिमम हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से जो रेड और ब्लू कलर का जो एरो है वो जैसे जैसे ग्रीन कलर का जो एरो है वो अपना अलग अलग पाथ को ट्रेस कर रहा है, उसी हिसाब से आपका ये ब्लू और जो रेड कलर का जो एरो है वो भी उसी हिसाब से मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये है क्या, ये अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए कल्पना कीजिए आपका ये एक पॉइंट है जो कि हवा में है। ठीक है, या मान लो आप ही हो यहाँ पे हवा में। अगर हम आपके ऊपर रोशनी डालें यहाँ से, मान लीजिए सन है, सन से रोशनी आ रहा है, तो आपका छाया होगा ना। तो आपका जो छाया होगा वो, एक काम कीजिए आप इसको ये मान लीजिए बेटर होगा, एक लंबी लकड़ी टाइप की। ठीक है, इसके ऊपर पे यहाँ पे गिर रहा है, तो सन का जो रे है आपके ऊपर गिरा तो आपका कुछ शैडो बनेगा ना। ठीक, तो अगर यदि मैं से इस सन को इधर से इधर मूव करा, इधर से उधर मूव करा, मतलब मूव तो अर्थ करता है, सन उसके सन के चारों साइड में। लेकिन यहाँ पे अगर यदि मैं एज्यूम कर लूँ कि सन यदि है आपका मूव कर रहा है, ठीक है, अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो शैडो है वो फिक्स तो नहीं रहेगा। शैडो अभी इतना है तो फिर कुछ टाइम बाद इतना होगा, फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगा सीधे पे तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आप मान लो कि हमारा ये ब्लू कलर का पट्टी है जो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ से वहाँ घूम सकता है, इधर भी आएगा फिर इधर भी आएगा ना। तो ये दर्शाता है कि हमारा जो फेज़र है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, अगर वो स्पेस में है कहीं पे भी,
जैसे कि यहाँ पे स्पेस में है ना, वो अगर ये रोटेट कर रहा है तो उसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, मतलब उसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, और वो जो 2 अलग अलग पार्ट्स में हम लोग जिसको तोड़ सक रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फेज़र रेजोल्यूशन या फिर वेक्टर रेजोल्यूशन। ठीक है, अब इसका रिलेवेंस क्या है? इसका रिलेवेंस ये है, एक मिनट यहाँ से, हाँ देखिए, अब इसका रिलेवेंस यहाँ पे पता चलेगा आपको। एक मिनट, इसका रिलेवेंस ये है कि कल्पना करो कि ये है आपका फेज़र, ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है, ऐसे उठा हुआ है, मतलब कि ये है आपका ग्राउंड, यहाँ से उस लाठी को आपने ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका एक परछाई यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ तक बनेगा, और दूसरा अगर मान लेते हैं हम उसको, हमको उसका ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो निकालना है, तो ये वाला हो जाएगा। तो क्या हम इस लाठी को या फिर जो लकड़ी है जो कि इस पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन था, इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ पाए, एक इधर भाग में और एक इधर भाग में, दोनों ही इसका हाइट को दर्शा रहा है, एक ग्राउंड से एग्जैक्ट हाइट दर्शा रहा है और दूसरा ग्राउंड पे इसका जो शैडो बन रहा है उसका हाइट को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो फेज़र है, जब कभी हम लोग ऐसा करते हैं तो इसका 2 कंपोनेंट निकलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि वो कंपोनेंट जो कि आपका ग्राउंड के पैरेलल हो, मतलब ये वाला, ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि वो जो कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ठीक। तो इस 2 पर्टिकुलर फॉर्म में हम इस फेज़र को तोड़ सकते हैं। तो अगर हम कहें कि इस पर्टिकुलर फिगर से ही कि ये जो है अगर हम कहें इस पर्टिकुलर फिगर से कि ये जो फेज़र है, अगर मान लेते हैं हम इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है, तो ए जो है इसका 2 कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला होगा ना, मतलब इसी चीज़ को, इस पर्टिकुलर चीज़ को उठा करके हम यहाँ ला सकते हैं ना, ला सकते हैं ना, क्योंकि फेज़र को हम लोग उसी डायरेक्शन में किधर भी मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहे हैं, आर वी, और ये है आपका आर एच। तो ये जो आर वी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स या फिर लॉ लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो आर वी है, अगर हम साइन थीटा का बात करेंगे, साइन थीटा को तो बात नहीं कर सकते हम लोग, बात कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग साइन थीटा का बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, आर वी है, और जो हाइपोटेनस है वो क्या है, ए है। तो जो आर वी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा होगा ना। सिमिलरली आर एच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर एच उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस तरीके से देखिए, हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं कि वो हो जाएगा बेस बट्टा हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, आर एच है ना, बाय ए। तो ये हो जाएगा आर एच बराबर ए कॉस थीटा। तो क्या हम इस फेज़र को, जो ए फेज़र था, उसको 2 अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ पाए, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा में? बिल्कुल तोड़ पाए। तो इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे आज को इस पर्टिकुलर टॉपिक का एनालिसिस करने में, ठीक। तो अभी तक यदि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, फेज़र क्या है, और फेज़र का 2 अलग अलग कंपोनेंट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो उस चीज़ को अगर यदि समझ पा रहे होगे तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्विच करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिडक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आरएमएफ एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ आरएमएफ, ठीक। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो तो एक मैग्नेटिक फील्ड ही है ना, जो कि आपका स्टेटर से निकल रहा है और पूरे स्टेटर और रोटर के बीच में रोटेट कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है ना। तो जो फ्लक्स है, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि जो करंट है वो आपका 3 फेज़ का है, ठीक है, मतलब 3 फेजेस है अलग, आई ए आई बी आई सी या 1 2 3 जो भी हम लोग नाम दे देते हैं। तो अगर ये करंट 3 फेज़ का है तो इसका मतलब उससे निकलने वाला फ्लक्स भी तो 3 फेज़ का होगा ना, है ना, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि करंट है, आई है तो फाई है, और फाई है तो आई है, ठीक। तो जो करंट का नेचर होगा वही सेम नेचर आपका फ्लक्स का भी होगा। तो इसका मतलब है कि अगर करंट हमारे पास I1
I2 और I3 है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये IM साइन ओमेगा टी था, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़, हाँ, कि जो को भी 3 फेज सप्लाई है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो हो जाएगा ये ए फेस का हो गया, पहला वाला ए फेस का हो गया, दूसरा वाला बी फेस का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 120 डिग्री बाद आता है ना, अगर याद हो तो, जी हाँ, माइनस 120 डिग्री। उसके बाद फिर IM साइन ओमेगा टी माइनस 240 लिख लो, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं IM साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, ठीक है। मतलब ये जो माइनस और जो प्लस साइन है ये बेसिकली शो कर रहा है, सॉरी 180 लिख दिया मैंने, माय बैड, प्लस 120 डिग्री। ये जो माइनस और प्लस का जो सिग्निफिकेंस है ये बेसिकली शो कर रहा है सेंस को, कि किस डायरेक्शन में हम लोग घूम रहे हैं। अगर जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फेज़ है ना, अगर मान लो हम लोग इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल तो ये पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है, और अगर यदि इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव एंगल होगा। तो ये सेंस को दर्शा रहा है, ठीक है। एनीवेज, ठीक। तो अब जब जो I1 है और I2 है और I3 है, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी तो ऐसा ही होगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पहले से लिख करके रखा है, देखिए फ़ाई = 1 = 5m साइन ओमेगा टी, फ़ाई 2 = 5m साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और फ़ाई 3 = 5m साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा देर के लिए छोटा कर रहा हूँ या फिर मिटा रहा हूँ, छोटा ही कर देता हूँ, बेहतर होगा। ऐसे छोटा हो जाओ, इधर आ जाओ, ठीक, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये उसी चीज़ को यहाँ पे जो फिगर ए है और जो फिगर बी है, ये दोनों एक्सिस को शो कर रहा है कि फेज ए का एक्सिस ये वाला है, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है, फेज ए का एक्सिस ये वाला है, फेज बी का एक्सिस ये वाला है, और फेज सी का एक्सिस ये वाला है, ठीक। ये तीनों अलग अलग एक्सिस को शो कर रहा है, और तीनों ही 120 डिग्री एक दूसरे से अपार्ट है। और चूँकि ये सब जो है ये आपका स्टेटर का वाइंडिंग्स है, ये करंट को कैरी कर रहा है, किसी में करंट आ रहा है, किसी में करंट जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसी चीज़ से हम लोग इस पर्टिकुलर फिगर में शिफ्ट करते हैं। तो ये जो फ़ाई 1 का जो फेज़ है, मान लेते हैं कि ये आपका 0 डिग्री एंगल पे है, अभी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 0 डिग्री एंगल पे है, ठीक, क्योंकि ये जैसे स्टार्ट हुआ है तो ये 0 डिग्री एंगल पे है। तो जो फ़ाई 2 होगा उससे 120 डिग्री बाद आएगा ना, ठीक। उसके जो फ़ाई 3 होगा वो इससे 120 मतलब 240 डिग्री बाद आएगा, ठीक। इसी तरीके से रोटेट कर रहा है, मतलब ये ACW मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो पहले अगर मान लो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारा आँख यहाँ पे है, तो पहले ये आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा, उसके बाद नहीं आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी फ्लक्स है उसका कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर इसका बात किया जाए, ब्लैक कलर ही है, इसका बात किया जाए ये वाला, तो देखिए ये जो है, इसको मान लीजिए आपका एक फेज़र है जो फ़ाई 1 को बिलोंग करता है, जो कि आपका ज़मीन में पड़ा हुआ है। तो ज़मीन में अगर यदि पड़ा हुआ है तो इसका ऑब्वियस बात है कि कोई वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो ज़ीरो होगा ना। इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, अगर मान लीजिए इसी चीज़ को यहाँ पे, इस चीज़ को मैं इस लकड़ी को अगर लेटा दूँ, यहाँ लेटा दूँ, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू ज़ीरो ना हो जाएगा। ज़ीरो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो डिग्री, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो 0 होता है, इसका मतलब कि साफ साफ है कि जो परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी टॉपिक है तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो प्लीज़ पेशेंस बना करके रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फ़ाई 1 है, इसका
कोई कंपोनेंट नहीं होगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, ठीक। अब अगर हम इसका बात करें, फाई 2 का बात करें, ठीक है, फाई 2 अगर हम लोग बात करेंगे फाई 2 का, तो देखिए इसका ये अगर हम लोग माने कि ये उसके मतलब कि ये जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे है ना, देखा जाए तो ये वाला जो है ये आपका पूरा पूरी वर्टिकल कंपोनेंट है और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इस हॉरिजॉन्टल से ये आपका कुछ पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है, वो 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। तो ये अगर यदि 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये इसके बीच में है। तो मतलब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 3 फेज़ है ना, इसको थोड़ा सा ऐसा, एक फेज़ ये है, एक फेज़ ये है, एक फेज़ ये है, ठीक। यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, सबके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अगर यदि हम कहीं से भी इसको बीच से काटें, इसको बीच से काटें, तो ये जो है 60-60 में टूट जाता है, 60-60 में, ठीक। और यदि इसको भी हम लोग काटें तो ये भी जो है 60-60 में कट जाता है, सॉरी ये 60-60 में। अगर यदि हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री में से ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। अब अगर ये 90 हो गया तो इसका मतलब उसमें से ये 60 है तो ये 30 होगा ना, वहाँ पे भी ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। तो उसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर जैसे हम लोग फाई 2 का बात करेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि फाई 1 का जो ये है क्या बोलते हैं वर्टिकल, उसका इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा फाई भी और एक हो जाएगा फाई एच, ठीक है। तो चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। फाई 2 का बात करेंगे तो फाई 2 का भी 2 कंपोनेंट हो जाएगा, होगा ना, इसका होगा, ठीक। तो ये जो फाई 2 का जो अब वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, ये वाला होगा ना। अब अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो आमतौर पे हम लोग जो एंगल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल हम लोग हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में लिया, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लिया, ठीक। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो जा रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। तो इसका मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये वाला होगा, और ये वाला जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई 2 वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फाई 2 साइन 60 डिग्री होगा ना। देखिए यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो फाई 2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है ना, ठीक है। सिमिलरली फाई 3 जो हो जाएगा वो भी तो होगा ना, उसका भी 2 कंपोनेंट है, एक हो जाएगा फाई भी और एक हो जाएगा फाई एच, ठीक। इसके लिए ये जो हो जाएगा फाई 3 भी क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, सेम एंगल होगा, फाई 3 कॉस 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अगर नहीं आया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको रब करूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। अच्छा देखता हूँ थोड़ा सा अगर इसको छोटा कर सकूँ तो, ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ कवर हो गया। अब करना क्या है, अब देखिए हमारे पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और 2 वर्टिकल कंपोनेंट है। जब देखा जाए तो 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और 2 वर्टिकल कंपोनेंट है। तो सबको हमको एक जगह लेकर के आना होगा ना, तभी तो हम इसको एनालाइज कर पाएंगे ना कि ये क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बात कर लेते हैं, ठीक। तो अगर मेन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम बात करें फाई एच, मेन मतलब सारा सबको मिला दिए, जो भी जिस डायरेक्शन में था उसको हम एक जगह लेकर के आ गए, ठीक है, ठीक है।
तो ये जो फाई एच हो जाएगा ये बेसिकली क्या हो जाएगा, फाई वन हमारे पास है, यहाँ पे फाई वन है ना, ये वाला वैल्यू फाई वन है, ठीक। अब जो फाई वन है, अब जो एक मिनट सॉरी वर्टिकल का बात कर लेते क्योंकि मैंने वर्टिकल, चलो हॉरिजॉन्टल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो फाई वन है ये आपका इस डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन ये जो फाई टू है उसका एक कंपोनेंट यहाँ है और एक कंपोनेंट यहाँ है। सिमिलरली फाई थ्री का भी एक कंपोनेंट यहाँ है और एक कंपोनेंट यहाँ है। तो इसका मतलब जो फाई टू और फाई थ्री है वो इस डायरेक्शन में है और फाई वन इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई वन माइनस फाई टू कॉस 60 डिग्री माइनस फाई थ्री कॉस 60 डिग्री। देखिएगा फिर से, ये जो फाई एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एक इस डायरेक्शन में, ठीक, ये एक इस डायरेक्शन में और बाकी दोनों जो इस डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस बात है जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस होगा ना। मतलब कल्पना कीजिए कि एक फोर्स है जो कि आपको राइट डायरेक्शन में खींच रही है और दूसरी जो फोर्स है वो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में खींच रही है, ठीक। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। तो वही मैंने लिखा है, ठीक है, ठीक। तो अब इसको यदि हम लोग ओपन करें, ओपन करने का तात्पर्य क्या है कि जो फाई वन है वो क्या है, यहाँ पे देखिएगा कहाँ गया, ये है ना फाई वन, यहाँ पे फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, ठीक। इसको हम लोग ओपन करके लिखेंगे ना, क्योंकि मेन तो यही है इसका, फाई एम साइन ओमेगा टी। अब फाई टू क्या हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी। अच्छा एक मिनट, इस चीज़ को करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको सिंपल टर्म्स में ब्रेक कर लेता हूँ, बेहतर होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसको एक काम कर लेते हैं, फाई वन माइनस, देखिए कॉस 60 हम क्या होता है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता कर लिया कीजिएगा, ठीक है, याद से जा करके। कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे फाई थ्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो फाई वन है इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई साइन ओमेगा टी माइनस फाई एम कॉस लिख दिया मैंने, साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री बाई 2 माइनस फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, सहूलियत के लिए बाई 2, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब स्पेस यहाँ पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ये आ गया ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये हो गया ना, ठीक। अब इसी को मैं फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। फाई एच को ही यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो ये हो जाएगा। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। अच्छा आप लोगों को साइन ए माइनस बी का एक्सपेंसन याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या हो सकता है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद होना चाहिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ से इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से यहाँ से हम क्या हाफ को कॉमन ले सकते हैं, फाई एम माइनस 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, फाई एम साइन, थोड़ा सा इसको इधर करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। या एक काम करें, इसको इधर ही कर लें, यहीं पे कर लेते, ठीक है। चलो रुको 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 रुको, यहीं ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ठीक है, प्लस फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए इसका एक्सपेंसन,
तो इसका एक्सपेंशन जो हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो प्लीज़ पेशेंस बना करके रखिएगा। 5m को भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 5m को मैंने कॉमन ले लिया, तो अपने पास साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री, और 120 डिग्री का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, साइन ओमेगा टी कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, दोनों का शकल मिल रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक का आगे प्लस है और एक के आगे माइनस है, ठीक। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, 5m साइन ओमेगा टी माइनस 5m/2, यहाँ पे हो जाएगा इसका और इसका शकल देखिए मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुने साइन ओमेगा टी, अच्छा कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है पता होना चाहिए, ये होगा -1/2, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कहाँ किया जाए, इस वाले पेज में कर लेते हैं, एक मिनट, इस वाले पेज में यहाँ से इसको छोटा किया जाए, छोटा हो जाओ, इधर आ जाओ, ठीक, छोटा हो जाओ, इधर आ जाओ, ठीक। तो इसी चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 5m साइन ओमेगा टी प्लस 5m साइन ओमेगा टी बाई 2, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये हाफ है और ये 1 है, तो 1 और हाफ कितना होता है, 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 5m साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये कौन सा कंपोनेंट आ गया अपने पास, 5h टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। एकदम सिंपल है, ठीक। तो ये आ गया आपका सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट का बात करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट भी उसी तरीके से आ जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट को भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए अब अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट का बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं 5e, तो 5e जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, यही होगा ना। और देखिए ये जो कंपोनेंट है इसका वैल्यू इधर है ही नहीं, 0 है, सिर्फ यही है हमारे पास ना, ये और ये है, मतलब कि 5.3 और 5.2 है, तो और वो भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब उस दोनों के बीच का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, उस दोनों का डिफरेंस, 5.1 तो है ही नहीं, बस सिंपल। अब इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो 5.1 का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। अब देखिए हम 5.2 को माइनस मान लेते हैं क्योंकि 5.2 आपका नीचे की डायरेक्शन में है और जो 5.3 है वो आपका ऊपर की तरफ है, तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि किसी एक को तो पॉजिटिव नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो मैं इसी को नेगेटिव मान लेता हूँ जो नीचे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.2 साइन सॉरी ठीक है कोई बात नहीं, 5.2 साइन 30 डिग्री प्लस 5.3, एक मिनट सॉरी 30 कैसे हो जाएगा, साइन 60 होगा ना, साइन 60 प्लस 5.3 साइन 60 डिग्री, ठीक। अब क्या करें हम लोग, कुछ नहीं, जो बोलता जा रहा है मैथमेटिक्स उसके अकॉर्डिंग करते जाइए। 5.2 साइन 60 कितना होता है, √3/2 पता होना चाहिए, प्लस अगेन 5.3 ये भी हो जाएगा √3/2। अब √3 एक माइनस है और एक प्लस है, ठीक है,
तो अब बोलेगे सर तो ये तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, लेकिन कैसे कैंसिल आउट होगी कि एक 5 2 एक 5 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हम लोग 5 2 और 5 1 को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो जो 5 2 नेगेटिव में है तो उसको हम लोग इधर लिख सकते हैं, 5 3 माइनस 5 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब आ जाएगा √3/2। अब यहाँ पे 5 3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 साइन, याद रखिएगा तो, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री था, ठीक है, याद रखना चाहिए, माइनस 5m साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो इसको भी उसी तरीके से हम लोग साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमको अल्टीमेटली मिल जाएगा, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि इसको हम लोग साइन a प्लस बी कहीं पे लिख दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, पहले इसको कम्प्लीटली डिराइव करने देंगे, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 5m, खुद से थोड़ा सा कीजिएगा अगर यदि आप समझ चुके हो तो, हो जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन 120 डिग्री, ठीक। तो अगेंस्ट आपका जो साइन 120 डिग्री का उसका वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से ये जो है ये वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब साइन 120 डिग्री कितना होता है, कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो ये √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे √3 5m और ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका √3/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 5m कॉस ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा 5b का वैल्यू, ठीक। तो अपने पास 5m और 5b का वैल्यू दोनों है, यहाँ पे आ गया 5b का वैल्यू और यहाँ पे हम लोग डिराइव किए थे 5h का वैल्यू, ठीक। तो देखिए ये दोनों, अब हम लोग क्या किए, उस पूरा जो ब्रेकडाउन था, मतलब कि हमारे पास इतना सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इतना सारा वर्टिकल कंपोनेंट था, उसको सबको हम लोग ब्रेकडाउन करके सिर्फ 2 में ले आए। अब इस दो का भी हमको एक रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 का भी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। 2 का रिजल्टेंट इसलिए निकालना पड़ेगा, आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल, और ये वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा 5r, ठीक। अब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, सिंपल। तो ये जो है रिजल्टेंट हमको, क्योंकि रिजल्टेंट का ही तो मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो ये r हो गया स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा √5h का स्क्वायर प्लस 5b का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर दोनों में आ जाएगा, उसको कॉमन ले लेते हैं, या ठीक है समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 3/2 एक हो जाएगा 5m, 5h जो है क्या था, साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस 3/2 5m कॉस ओमेगा टी, छोटा हो गया, रुकिए 1 मिनट, 3/2 5m कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना होगा। ये हो जाएगा 3/2 दोनों में कॉमन है, तो 3/2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3/2 5m का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और एक तरफ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आई होप आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो आ जाएगा 3/2 5m के बराबर रिजल्टेंट वैल्यू, और यही तो हमको डिराइव करना था, यही तो है हमारा मेन हीरो इस इक्वेशन का। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ RMF, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अब है ना, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मतलब ये कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है RMF का वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा हो, ठीक है। चाहे वो A पे हो, चाहे वो B पे हो, चाहे वो C पे हो, चाहे वो D पे हो, किसी भी पॉइंट पे हो, सब पॉइंट पे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है, ठीक। अब बात आता है इसका डायरेक्शन का, जो कि लास्ट टॉपिक है अपना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना एंगल ऑफ रिजल्टेंट, यहीं पे कर देता हूँ।
हालांकि एक और मेथड है ग्राफिकल मेथड, बट ये नीड नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर चाहिए तो इसका बता देना कमेंट करके, ठीक। नहीं तो एनालिटिकल मेथड से आपका काम बन जाएगा। तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे जानेंगे, इसी फिगर में देखिए। देखिए किसी भी चीज़ का डायरेक्शन जानना मतलब ये होता है कि उसका उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है वो फेजर, उस चीज़ को जानना है। मतलब कि सीधा भाषा में बात करा जाए तो ये थीटा का वैल्यू, ठीक। तो ये जो थीटा का वैल्यू है, अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला। मतलब कि हमको ये चाहिए और ये चाहिए, क्योंकि यही दोनों तुमको पता है ना, उसी के रिस्पेक्ट में तो हम लोग फाई आर का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर उस ट्रायंगल में हम लोग लिखें कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फाई भी, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है, और फाई एच होगा ना। अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फाई भी कितना हो जाएगा, 3/2 फाई एम, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, सॉरी कॉस थीटा लिख दिया मैंने, कॉस ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा 3/2 फाई एम साइन ओमेगा टी, होगा ना। अब क्या यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी बाय साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बाय साइन ओमेगा टी बचेगा ना। अब कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, कॉट ओमेगा टी आ गया, ठीक। तो अगर हम लोग ऐसे लिखें इसको, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट ओमेगा टी, तो कोई गलत बात नहीं, ठीक। या नहीं तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक और एंगल है इसको, थीटा बराबर टेन इनवर्स 10 पाई/2 माइनस ओमेगा टी। मतलब क्या हुआ कि 1090 माइनस थीटा भी तो यही होता है ना, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो 10 इनवर्स है और एक 10 है, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास थीटा बच जाएगा सिर्फ पाई/2 माइनस ओमेगा टी डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, रिलेशन है, ठीक। तो हम लोग थीटा ओमेगा टी का जो डिफरेंट वैल्यूज़ है उस पर हम लोग जान सकते हैं डायरेक्टली देख करके। मान लीजिए हमें ओमेगा टी का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री रखें, तो थीटा क्या हो जाएगा पाई/2 मतलब क्या कि ये जो रिजल्टेंट है ये थीटा 0 डिग्री पे, ये पाई/2 पे है, मतलब कि यहाँ पे है, यहाँ से दिखता होगा, देखिए है ना, मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे है, ठीक। सिमिलरली अगर हम लोग थीटा का वैल्यू अगर यदि हम लोग ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग अगर यदि 90 डिग्री ले लें तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, पोजीशन बी आ गया ना। सिमिलरली अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 270 ले लेंगे तो जो RMF हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग थीटा का वैल्यू ये ले लेंगे तो RMF का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से एक और चीज़ समझ में आता है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो फेजर रोटेट कर रहा है, लेकिन जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस खाली ये लिख देता हूँ कि साइन ए प्लस माइनस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन ए कॉस बी, कॉस बी होना चाहिए, कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। इसका हमने इस्तेमाल किया है इस इक्वेशन में, इसीलिए मैंने ये लिखा है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके स्लो स्पीड पे देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आपको एकदम क्लियर कट तरीके से समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हो रहा है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा तो कोई बात नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए थोड़ा बहुत वीडियो का ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ता है, तो ठीक है। ये अपने पे किया गया इन्वेस्टमेंट है, ये आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा देगा, ठीक है। तो इसी के साथ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर यदि किसी ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उस पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू।